अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, इनका दिल से खुशामदीद। और प्यारे रीडर्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और 1 के सब्सक्राइबर मुकम्मल करने में मेरी मदद करें। सो चलते हैं नॉल की जानिब। हाथ से मोहब्बत के तहरीर अबीहा राजपूत, एपिसोड 16। हमजा अनाया को बाहर लेकर आया तो अनाया ने गुस्से से हमजा के सीने पर 2-4 मुक्के मारे। बेहुदा इंसान, तुम्हें शर्म न आई सबके सामने मुझे यूं उठाते हुए। उफ, क्या सोच रहे होंगे सब। नीचे उतारो मुझे, अनाया ने चीख कर कहा। आवाज़ नीची रखो मैडम, मेरे आसरे पे हो अब तुम ना अपनी बकवास बंद रखो और नीचे उतारो मुझे। अगर ना उतारूँ तो मैं तुम्हारे बाल नोच लूँगी। अनाया ने हमजा के बाल पकड़ते हुए कहा। छोड़ो जालिम औरत, मेरे खूबसूरत बालों का क्या हश्र कर दिया है। जिस पर अनाया ने ज़ोर से बाल खींचकर हमजा के सर को झटका दिया और तकलीफ से हमजा की जान पर बन गई। हमजा ने एहतियात से अनाया को नीचे उतारा और खुद जाकर गाड़ी में बैठ गया। अनाया से एक कदम भी नहीं बढ़ाया जा रहा था। तकलीफ इस कदर थी इसके पाँव में। आखिर वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। हमजा ने तंजिया नज़रों से अनाया को देखा। आओ जल्दी, अब मेरा टाइम वेस्ट ना करो, हमजा ने नखरा दिखाते हुए कहा। दफ़ा हो जाओ तुम, अकेले ही मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तकलीफ से अनाया के आंसू निकल आए। तुम तो बड़ी तुरम खान बनी हुई थी, अब क्यों बैठी हुई हो। आओ अपने कदमों पर चल के। नहीं आऊँगी मैं, जाओ तुम। अरे ऐसे कैसे नहीं आओगी। हमजा ने गाड़ी से उतरकर फिर से अनाया को बाहों में उठाया और लाग कर गाड़ी में बिठाया। खुद दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर आया। हमजा अनाया को लेकर घर पर आया था और डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया था, जिसने अनाया के पाँव का मुआयना किया। ज़्यादा चोट नहीं थी, बस पाँव में मोच थी जो कि डॉक्टर ने निकाल दी थी और मसाज करने को एक क्रीम दी थी। हमजा डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चला गया। इसी दौरान हमजा की फैमिली भी आ गई थी, जो कि अनाया की खैरियत पूछने के लिए आए थे। नहीद बेगम तो बहुत ज़्यादा परेशान थी अचानक चोट लगने से। बेटा, तुम्हें अचानक चोट लग कैसे गई। सच वो क्या बताती कि एकदम शहीर को देखा था तो ध्यान इसकी तरफ चला गया, क्योंकि इसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो आएगा। नहीद, कैसी बातें करती हो। बच्ची सीढ़ियाँ उतर रही थी। नहीं ध्यान दिया होगा, लग गई होगी। चोट गफ्फार साहब ने अनाया की मुश्किल हल कर दी, ये बोलकर। अच्छा बेटा, अब आराम करो। हमजा डॉक्टर से पूछकर तुम्हें पेन किलर दे देगा, वो खा लेना। खुद से कोई दवाई मत खाना। हमजा के वालिदैन के जाने के बाद अनाया चेंज करने की नीयत से उठी और ऐसा ऐसा चलकर ड्रेसिंग टेबल के पास आई और अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। अनाया चूड़ियाँ उतारने लगी तो शहीर का ख्याल इसके जहन में आया। अनाया शहीर से मंगनी वाले दिन चूड़ियों से उलझ रही थी, क्योंकि इसे इनकी आवाज़ से इरिटेशन हो रही थी। अरे आराम से करो, क्यों कुश्ती कर रही हो। चूड़ियों के साथ इतनी अच्छी लग रही हैं तुम्हारी कलाई पर। शहीर ने अनाया का हाथ पकड़कर चूड़ियों को छूकर कहा। प्लीज़ शहीर, मुझे इरिटेट कर रही हैं इनकी आवाज़। आज के बाद कभी नहीं पहनूंगी। नहीं, शादी के बाद हर टाइम मुझे तुम्हारी कलाई पर चूड़ियाँ नज़र आनी चाहिए। ये मेरी फेवरेट है और इनकी आवाज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए तुम्हें मुंह दिखाई का गिफ्ट भी चूड़ियाँ ही मिलेगी, बल्कि हर ड्रेस के साथ मैचिंग चूड़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए तुम्हारी। नो शहीर, मुझसे ये सब नहीं होगा। प्लीज़ महमल, मेरी जान, ये तो तुम्हें मेरे लिए करना ही पड़ेगा। वैसे तो बहुत मोहब्बत के दावे करती हो, इतना नहीं कर सकती मेरे लिए। अच्छा सोचूंगी, लेकिन वादा नहीं कर रही। शहीर, मैंने तो जो दावे किए थे मोहब्बत के, मैं तो पूरी उतरी हूँ। मेरी तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे सारे दावे खोखले निकले। अनाया की आंखों से आंसू निकलने लगे। अब मैं वो कोई काम नहीं करूँगी जिससे मुझे तुम याद आओ। जैसे तुम मुझे अपने दिल में दफना चुके हो, मैं भी कोशिश करूँगी कि तुम्हें मुड़ कर ना देखूँ। लेकिन ऐसे दावे तो मैं रोज़ करती हूँ, पर जब तुम सामने आते हो मैं अपनी इज्जत नफस सब भूलकर तुम्हारी तरफ बढ़ती हूँ और बदले में तुम मुझे हकारत से दुत्कार देते हो। अनाया ने गुस्से से वही चूड़ियों वाला हाथ दीवार के साथ मारा कि आधी से ज़्यादा चूड़ियाँ टूट
गई और इसके बाजू से खून निकलने लग गया। अनाया ने एक दफ़ा फिर से वही बाजू दीवार से मारने के लिए उठाया कि हमजा ने इसके अकब से दोनों बाजू इसकी पोस्टर से लगा दिए। इसे अनाया पर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हाइपर थी इस वक्त। वो इसे कुछ बोलकर मज़ीद तमाशा नहीं करना चाहता था। अनाया ने अपने बाजू छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन हमजा की गिरफ्त सख्त थी और अनाया की पोंछ हमजा के सीने से लग गई। इसने फिर से कोशिश की, लेकिन बेसुध। अनाया ने गुस्से से पीछे मुड़कर हमजा की आंखों में देखा। छोड़ो मेरे हाथ। हमजा खामोश रहा, लेकिन अनाया को मज़ीद गुस्सा आया। हमजा में अभी इसने इतना कहा था कि हमजा ने एक हाथ में इसके हाथ पकड़कर एक हाथ अनाया के होंठों पर सख्ती से जमा दिया। तुम पहले ही मेरा दिमाग ख़राब कर चुकी हो, अब मज़ीद कोई तमाशा मत लगाना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हमजा ने अनाया के कान के करीब सरगोशी की, जिस पर अनाया तिलमिलाई, लेकिन हमजा ने नहीं छोड़ा इसे। मॉम डैड सोए हुए हैं, एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से मत निकालना। मैं हाथ हटा रहा हूँ, वरना सारी रात ऐसे ही हाथ नहीं हटाऊंगा, चाहे तुम मर जाओ, फिर तुम और तुम्हारा भी मरने का शौक़ पूरा हो जाएगा। हमजा ने ठंडे ठार लहजे में कहा। हमजा ने हाथ हटाया और अनाया की पुश्त को देखा, जो बिल्कुल हमजा के सीने से मिस हो रही थी। ये देख हमजा की आंखों में शरारत चमकी। इसने अनाया को थोड़ा दूर धकेला। हटो पीछे, हैंडसम लड़का देखा नहीं और साथ चिपकी जा रही हो। ये बोलकर हमजा ने अपनी मुस्कुराहट रोकने के लिए लब दांतों तले दबाए, जबकि अनाया ने मुड़कर हमजा की तरफ गुस्से से देखा। किस खुश फहमी में हो? हाँ, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे उल्टी आती है। चिपकना तो बहुत दूर की बात है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैडम, मेरे जैसा हैंडसम खुश शक्ल लड़का कभी ख्वाब में भी देखा है? और इतने बड़े बोल नहीं बोलते, कुछ भी हो सकता है। हमजा ये बोलकर बेड पर लेट गया। मुंह धो रखो अपना, मैं वही बोल बोलती हूँ जो सच है, और तुमने नानी का घर समझा हुआ है जो यहाँ आराम से बेड पर लेट रहे हो। चलो शक्ल गुम करो यहाँ से और अपने कमरे में जाकर सो। क्यों, तुम्हें शर्म ना आएगी अपने शौहर को यूं शादी की पहली रात कमरे से निकालते हुए? जहन्नमी औरत। बहुत ठंडा जोक था, मुझे हंसी नहीं आई। चलो निकलो अब, शाबाश। अनाया ने सीने पर हाथ बांध कर कहा। वो इस वक्त वेडिंग ड्रेस में खूबसूरती से किए गए मेकअप में बगैर दुपट्टे के खड़ी थी, जिसका इसे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन हमजा की अजीब फीलिंग्स होने लगीं और वो इससे नज़रें चुराकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। ओए, अब यहाँ किधर जा रहे हो? सख्त नींद आई है मुझे। जबकि हमजा ने खामोशी से अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स से निकाला और अनाया का दुपट्टा पकड़कर इस पर फेंका, जिस पर अनाया को याद आया कि वो कब से दुपट्टे के बगैर खड़ी है हमजा के सामने। हमजा ने इसे बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद साथ बैठकर जहां चूड़ियां टूटने की वजह से खून निकल रहा था वो साफ करने लगा और पट्टी कर दी। आज के बाद मैं तुम्हें खुद को तकलीफ पहुंचाता न देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमजा ये बोलकर अपने कमरे में चला गया। इशाल आज अपने मामू के घर गई हुई थी ड्राइवर के साथ, क्योंकि वो जब से आए थे एक दफ़ा ही मिलने आए थे। इतने अरसे बाद अपनी माँ के किसी रिश्तेदार को देखकर इशाल का दिल करता था वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनके साथ गुजारे, और कुछ इसके मामू इससे मोहब्बत भी बहुत करते थे। अरसलान का आज ऑफ था ऑफिस से और वो बोर हो रहा था। वजह इशाल का घर ना होना था। वो जब घर होती थी वो किसी न किसी बहाने इसे तंग करता रहता था, लेकिन आज वो नहीं थी तो अरसलान को लग रहा था कि जैसे सारी रौनक ही अपने साथ ले गई हो। वो अपनी मोम के कमरे में गया ताकि कुछ बोरियत कम हो, लेकिन मुलाजमा ने बताया कि वो लॉन में हैं। वो लॉन में गया तो देखा कि इसके मॉम डैड दोनों साथ बैठे चाय इंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे घर में होते हुए मुझे छोड़ के दोनों इकट्ठे कैसे बैठे हैं? ज़रूर डैड की गलती होगी, मॉम को उठने ही नहीं दिया होगा कि वो अपने बेटे की भी कोई खैर खबर ले सके। अरसलान अपने मॉम डैड की तरफ बढ़ा और पास पहुंचने पर अपने डैड की चेयर हटाकर दरमियान में अपनी चेयर रख ली, अपनी मॉम की चेयर के साथ। जबकि खिज़र साहब इस अचानक अफ्ताब पर संभल भी ना सके और जब बेटे को देखा तो इनके माथे पर बल पड़ गए। ये क्या खाकर तुमने इसे पैदा किया था? 2 मिनट भी हमें सुकून से बैठने नहीं देता। खिज़र साहब अरसलान को घूरकर अपनी बेगम से मुखातिब हुए।
जिन के कंधे पर अरसलान ने सर रखा हुआ था। अभी देखा है कि हम बैठे हुए हैं तो टपक आया है। बीच में कोई प्राइवेसी ही नहीं हमारे घर में। इसकी जल्द से जल्द शादी करो और इसे इस घर से रवाना करो, अपनी बीवी के साथ जाए, अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है, हम खुशी खुशी इजाज़त दे देंगे। खिज़र साहब ने तब कर कहा, जिस पर अरसलान का कहका बेसाख्ता था। क्या हो गया है खिज़र? बच्चा है अकेला, बोर हो गया होगा, आज इसका ऑफ है। फिर इशाल भी तो नहीं घर? शाइस्ता बेगम ने कहा, ये बच्चा नहीं, बच्चे पैदा करने की उम्र में है। और अगर बोर हो गया था तो ज़रूरी तो नहीं कि मुझे हटा के खुद बैठ जाता, कहीं और भी बैठ सकता था। खिज़र साहब ने अरसलान को देख कर कहा, डैड ये बात तो आप जहन से निकाल ही दें कि मैं शादी के बाद कहीं जाऊँगा, बल्कि यहाँ रहकर आपके सीने पर मूँग दलूँगा और इंशाल्लाह 7 बच्चे पैदा करूँगा और इन्हें आप पालेंगे। एक लम्हे की भी फुर्सत नसीब नहीं होने दूँगा बेटा, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, शादी होते साथ तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल बाहर करूँगा। देखते हैं वालिद मोहतरम कौन क्या करता है। अरसलान ने खिज़र साहब को आंख विंक करके कहा, जिस पर वो हिनहिना कर रह गए। मैं बताने आया था कि मैं इशाल को लेने जा रहा हूँ। क्या बोरियत फैलाई हुई है घर में, दिल ही नहीं लग रहा घर में। अरसलान ने झुंझला कर कहा तो इसके मॉम डैड ने एक दूसरे को मैंने खेजी से देखा। इन्हें लगा कि इनका फैसला ठीक है जो उन्होंने दोनों के बारे में किया है। एक तो इसके मामू अचानक से पता नहीं कहाँ से वार्त हो गए हैं। अरसलान ने फिर झंझलाहट भरे लहजे में कहा, जिस पर शाइस्ता बेगम ने इसे टोका। ऐसे नहीं कहते बेटा, जितना हक हमारा इशाल पर है उतना ही इनका भी है। मैं नहीं मानता इस बात को, मैं लेने जा रहा हूँ इसे। अरसलान ने गाड़ी की चाबी उठाई और बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि पीछे से दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लग पड़े। साहिर ऑफिस से जब घर आया तो सब लाउंज में बैठे हुए थे और इरहा किचन में कॉफ़ी बना रही थी। साहिर ने सलाम किया तो इसकी मॉम ने इसे साथ बैठने का कहा, जिस पर साहिर ने इनकी गोद में सर रख लिया। क्या हुआ, आज ज़्यादा थक गए हो? समीना बेगम ने साहिर के बालों में हाथ फेरा। फरहान साहब ने अपनी बेगम को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिसने सौतेली होते हुए भी साहिर को सबसे आगे रखा था, कि साहिर हमेशा समीना बेगम को फरहान साहब पे तरजीह देता था। इसका प्यार इनकी अहलिया से कुछ अलग किस्म का था कि वो अपनी हर बात भी समीना बेगम से कहता था। जी मॉम, आज बहुत काम था, बस थकन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन को किसी फंक्शन में जाना था, इसलिए वो जल्दी निकल गया और मुझ पर काम का सारा लोड आ गया। लेकिन जहावर साहब मुझसे मिले थे, उन्होंने तो किसी फंक्शन का जिक्र नहीं किया। फरहान साहब ने कहा, जी डैड, एक्चुअली प्री प्लान फंक्शन नहीं था, बस अचानक ही आ गया। जहावर साहब के सदीकी साहब की फैमिली से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, एक फैमिली की तरह। तो बस अनाया की रुखसती का फ़र्क था। साहिर ने अपने लहजे को हक्कल मकदूर सरसरी बनाने की कोशिश की और अपने बाप के तासुरात नोट किए। इस लड़की से शादी के लिए कौन राज़ी हो गया, अजीब है, फरहान साहब ने कहा। लेकिन साहिर को इनका लहजा बिल्कुल भी पसंद ना आया। जी, हमज़ा ने शादी की है इससे, ज़रफ़ वाला बंदा ही ज़रफ़ वाला काम कर सकता है। इरहा जो काफ़ी लेकर आ रही थी, हमज़ा का नाम सुनकर इसके हाथ से कब छूटकर ज़मीन बोस हो गया और गरम गरम काफ़ी इसके पाँव पर गिर गई। लेकिन शायद जलने से ज़्यादा दिल की तकलीफ़ थी जो इसे महसूस हो रही थी। साहिर फ़ौरन आगे बढ़ा और इरहा को पकड़कर साइड पर किया कि कहीं कांच इसके पैरों पे न लग जाए। इसके पाँव जलने की वजह से सुर्ख हो गए थे। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? हमसा ने अनाया से शादी कर ली? साहिर ने इरहा से नज़रें चुराई। बोले ना भाई, हाँ, इनका निकाह 2 दिन पहले हो चुका था, आज रुखसती थी। साहिर ने इरहा को जवाब दिया और ऑइंटमेंट लगाने के लिए इरहा का पाँव थामा, जिसने अपना पाँव साहिर से छुड़वा लिया। तो फिर मेरे साथ क्यों ढोंग किया इसने भाई, क्यों मेरे जज्बात से खेला? जब इसने शादी अनाया से करनी थी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने। समीना बेगम भी बेटी की तकलीफ पर तड़प गई। फरहान साहब ने आगे बढ़कर इरहा को गले लगाया। भूल जाओ इस बेवफा को बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा जो इसे हमेशा खुश रखे। फरहान साहब ने मुस्कुराकर कहा, पापा, मोहब्बत बस एक से होती है और इस जैसा फिर दोबारा कोई नहीं लगता। आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं ना, आपकी बेटी की किस्मत ही ऐसी है पापा। इरहा ये बोलकर अपने कमरे में भाग गई। पीछे साहिर का दिल अपनी बहन की हालत देखकर कट कर रह गया।
جاری ہے تو پیارے جیٹر پہ ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر. تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.